हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन कुमार। आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत के एक टॉपिक पर। दरअसल एक टॉपिक नहीं, पूरा का पूरा सेक्शन है, ब्रिटिश आर्थिक नीति। तो आज ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के श्रृंखला की हम शुरुआत करेंगे। इसमें बहुत सारी टॉपिक्स हैं, सब पर हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। लेकिन आज मैं एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ इस वीडियो पर, और शुरू करते हैं। ब्रिटिश आर्थिक नीति को समझने से पहले आपको एक शब्द समझना आवश्यक है। ब्रिटिश आर्थिक नीति के तहत उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद इस शब्द के इर्द गिर्द अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति घूमती है। समय बदले, समय के साथ इनकी नीतियाँ बदली, लेकिन नीतियों का उद्देश्य एक ही रहा, उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद है क्या? सबसे पहली बात तो उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, क्या है उपनिवेशवाद? तो दरअसल उपनिवेशवाद किसी विदेशी शक्ति द्वारा आर्थिक लाभ को ध्यान में रख के किसी क्षेत्र पर सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक सांस्कृतिक रूप से अधिकार करना, ये उपनिवेशवाद है। उपनिवेशवाद का अर्थ क्या हुआ? आर्थिक लाभ हेतु, आर्थिक लाभ को ध्यान में रख के, आर्थिक लाभ हेतु नियंत्रण, और ये नियंत्रण राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक सभी तरीकों से, सबका उद्देश्य एक ही है, आर्थिक लाभ। उपनिवेशवाद की जो मूल प्रवृत्ति है, अगर इसकी बात करें, इसकी जो प्रकृति या प्रवृत्ति जो है, इसके मूल प्रवृत्ति में छिपा हुआ है आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण। और अगर भारत के संदर्भ में हम उपनिवेशवाद को देखेंगे तो भारतीय 3 चरणों में बांट करके देख सकते हैं। भारत में उपनिवेशवाद व्यापारिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद। उपनिवेशवाद के 3 चरणों को हम भारतीय संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे। व्यापारिक पूंजीवाद 1757 से लेकर के 1813 तक का दौर रहा। औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से 1858 तक का दौर, और 1858 के बाद वित्तीय पूंजीवाद का दौर शुरू होता है। अगर हम बारी बारी से समझने की कोशिश करें तो व्यापारिक पूंजीवाद ये कंपनी का प्रारंभिक काल है। इस काल में कंपनी व्यापार के माध्यम से मुनाफा कमाने की कोशिश करेगी। व्यापार के माध्यम से, यहाँ पर एक टर्म है निवेश। अगर निवेश का अर्थ समझें तो ये वो दौर है 1757 के बाद प्लासी और बक्सर के युद्ध हुए, और प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश कंपनी को भारत में बंगाल के क्षेत्रों में दीवानी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं, और ब्रिटिश कंपनी जो है भारत के राजस्व से प्राप्त धन से भारतीय वस्तुओं की खरीद करके ब्रिटेन में ले आकर के बेचा करते थे। इसे हम निवेश कहते हैं, कि भारतीय पैसे से ही भारतीय सामानों को खरीद करके लाभ कमाना। निवेश इस व्यापारिक पूंजीवाद के चरण की एक विशेषता है। समय के साथ अगर 1813 की बात करें हम, तो 1813 के आसपास में ब्रिटेन में एक नई चीज़ उभर कर सामने आती है, औद्योगिक क्रांति।
औद्योगिक क्रांति। उद्योगों में क्रांति। उद्योगों में क्रांति मतलब उत्पादन में क्रांति। अब उत्पादन के लिए इन्हें कच्चे माल की आवश्यकता है तथा बने हुए जो वस्तुएं हैं उनको बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता है। तो औद्योगिक क्रांति ने भारत में इनकी आर्थिक नीतियों पर भी प्रभाव डाला। तो औद्योगिक क्रांति की वजह से भारत में औद्योगिक पूंजीवाद का चरण शुरू होता है 1813 से 1858 के बीच। दरअसल क्या है कि जब प्रारंभिक तौर पर केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था, लेकिन 1813 आते आते ब्रिटेन की और भी सारी कंपनियां ब्रिटिश सरकार पर दबाव देने लगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया जाए। और उन कंपनियों को ध्यान में रखते हुए 1813 के चार्टर एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हाँ, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके। तो 1813 के बाद ब्रिटेन की बहुत सारी कंपनियां भारत में आना शुरू हो गई और व्यापार करना शुरू कर दी। तो ये दौर है औद्योगिक पूंजीवाद का। तीसरा दौर है वित्तीय पूंजीवाद। अगर हम वित्तीय पूंजीवाद की बात करेंगे तो औद्योगिक क्रांति के बाद भारतीय उद्योगपतियों के पास ठीक ठाक मात्रा में धन संचय हो गया है। अब ये इसको सेवा क्षेत्र में इन्वेस्ट करके और ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। तो हम देखेंगे कि वित्तीय पूंजीवाद के दौर में अंग्रेज़ों ने भारत के स्तर पर बैंकिंग, बीमा क्षेत्र, जहाजरानी उद्योग, रेल इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए और उसके माध्यम से लाभ कमाया। तो आप कम से कम ये समझ पा रहे होंगे कि औपनिवेशिक नीतियों की अगर बात करें ब्रिटेन की भारत के संदर्भ में तो समय के साथ बदली है, लेकिन उसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो आर्थिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति वो नहीं बदली है। व्यापारिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद, ये तीनों में जो कॉमन बात है वह आर्थिक शोषण, और ये उपनिवेशवाद का मूल ढांचा है या कह लीजिए मूल प्रकृति या प्रवृत्ति है, आर्थिक शोषण। मान के चलिए ये है इंग्लैंड, ये रहा भारत। भारत इंग्लैंड का उपनिवेश है। उपनिवेश, सामान्य भाषा में इसको आप गुलाम कह सकते हैं, गुलाम। और जो देश ने जिस देश को उपनिवेश बनाया है वो यहाँ पर ये मातृदेश हो जाएगा। इंग्लैंड क्या है? मातृदेश भारत का। इनके बीच में जो संबंध है वो संबंध कैसा है? इनके बीच का संबंध औपनिवेशिक संबंध है। इनके बीच का जो संबंध है वो औपनिवेशिक संबंध है। अब इंग्लैंड का भारत से एक ही संबंध है, वो है आर्थिक लाभ प्राप्त करना। ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, आर्थिक लाभ प्राप्त करना। अब आर्थिक लाभ प्राप्त करना एकमात्र उद्देश्य है तो अनिवार्यतः शोषण होगा, यानी कि इसमें शोषण अनिवार्यतः है। शोषण अनिवार्यतः। अब इंग्लैंड क्या है? औपनिवेशिक शक्ति है। औपनिवेशिक शक्ति। अब औपनिवेशिक शक्ति है तो ये औपनिवेशिक नीतियां भी बनाएंगी। औपनिवेशिक नीतियां भी बनाएंगी। नीतियां किसके लिए बनेंगे? उपनिवेश के लिए। तो औपनिवेशिक नीतियां लागू कहाँ होंगी? भारत में। औपनिवेशिक नीतियां लागू होंगी यहाँ। अब औपनिवेशिक नीतियों के लागू होने से भारत में एक आर्थिक प्रशासनिक संरचना का निर्माण होगा। भारत में आर्थिक प्रशासनिक
संरचना का निर्माण होगा। इसी क्रम में संपूर्ण भारत के स्तर पर प्रशासनिक एकीकरण करने की कोशिश की जाएगी। प्रशासनिक एकीकरण, भारत में आधुनिक शिक्षा देने की कोशिश की जाएगी। भारत में रेलवे, संचार, के माध्यम तैयार होंगे। आधुनिक शिक्षा की बात होगी। अब इन सब चीज़ों का प्रभाव भारतीयों पर तो पड़ेगा ही। अब ये आधुनिक शिक्षा और ये डेवलपमेंट, क्योंकि औपनिवेशिक नीतियाँ हैं, इसके बावजूद अगर ये इन चीज़ों का अगर प्रभाव देखा जाए तो इन प्रभाव रेलवे, संचार के माध्यम से एक नए वर्ग का जन्म होगा। इसे हम मध्य वर्ग कहते हैं। मध्य वर्ग, भारत में मध्य वर्ग को पैदा किया। अब ये मध्य वर्ग पढ़ा लिखा है, पेशे से वकील, डॉक्टर, व्यवसायी है। अब यही मध्य वर्ग है जो ब्रिटिश नीतियों की समीक्षा करेगा। ब्रिटिश नीतियों की समीक्षा करेगा। तथा भारतीय समाज की कमजोरियों को समझते हुए, भारतीय समाज की कमियों को समझते हुए भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाएगा। और इन सबका मिश्रित परिणाम यह होगा, कि भारतीय समाज में जागरूकता फैलेगी। और ये जागरूकता कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को जन्म देगी। और अंततः यही राष्ट्रवाद हमारी देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण साबित होगा। समझा? इससे आपने क्या समझा? भारतीयों ने पश्चिम की बेड़ियों को पश्चिम के हथौड़े से ही तोड़ डाला। बहरहाल, मैंने आज कोशिश की आपको ये समझाने की, मैंने एक ओवरव्यू देने की कोशिश की ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की। इसमें बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं जिन पर हम बारी बारी से बात करेंगे। आज इस सीरीज़ में ये पहला वीडियो था, इसलिए मैंने एक ओवरव्यू दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, फिर आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।